सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। लाइबा की कहानी सबके सामने है। बलूचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, सिक्योरिटी फोर्स ने 19 बरस की मुश्तबा खुदकुश बमबार को बर वक्त हिरासत में लिया, कार्रवाई करके मासूम जानें बचा लीं। सिक्योरिटी फोर्स ने बलूचिस्तान को महफूज बनाया। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान के मवाज किले में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द इलाके में दाखिल होने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, लेकिन पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में कई तालिबान हलाक हो गए, जबकि दीगर फरार होने पर मजबूर हुए। पाक फौज ने दुश्मन के कंपाउंड्स और ठिकानों को निशाना बनाकर मुकम्मल तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारेजानी बेटे समेत शहीद हो गए। ईरान ने तस्दीक कर दिया। ऐलान उनके साथी अकाउंट से जारी पैगाम के जरिए किया गया, जिसमें कहा गया कि अल्लाह का एक बंदा अपने खालिक हकीकी से जा मिला और शहादत का दर्जा पा गया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक अली लारेजानी गुज़िश्ता रात हमले में अपने बेटे मुर्तज़ा, नायब सिक्योरिटी अफसर अली रज़ा और महाफिजों के एक गिरोह के हमरा शहीद हुए। अली लारेजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक हाथ से लिखा पैगाम भी जारी किया गया, जिसमें शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। ईरानी हुकाम ने वाक़े को संगीन करार देते हुए इसकी मज़म्मत की। 67 बरस के अली लारेजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम शख्सियात में शुमार होते थे। एक बाअसर मजहबी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अली लारेजानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़amenei के करीबी काबिल एतमाद साथी थे। वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, सदारती उम्मीदवार और सुप्रीम लीडर के मुशीर से लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह के ओहदे तक पहुँचे। शहादत तक इस ओहदे पर फाइज रहे। वो ईरान इराक जंग के साबिक़ कमांडर भी रहे। अली लारेजानी की शहादत के बाद उनके मुमकिन मुतबादल का नाम सामने आ गया। साबिक़ सेक्रेटरी सईद जलीली के आर्जी तौर पर अली लारेजानी की जगह लेने का इम्कान। अली लारेजानी और गुलाम रज़ा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। लारेजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। अली लारेजानी को एक मुमताज़ और काबिल कदर शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की ज़िंदगी भर मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी और मुल्क की तरक्की और कौमी पॉलिसी साजी में नुमायाँ किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा कि ईरान का सियासी निज़ाम मजबूत है, आला रहनुमाओं की शहादत इसे हिला नहीं सकती। ईरान में ऐसा निज़ाम है जो इदारों पर कायम है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान में सियासी, इक़्तिसादी, समाजी इदारे मुस्तहकम हैं। एक फ़र्द की मौजूदगी या गैर मौजूदगी मजबूत ढांचे को मुतासिर नहीं करती। खित्ते में नुकसान की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। दुश्मनों को आबनाए हुर्मुज़ के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अली लारेजानी की शहादत के बाद अमरीकी सदर का बयान आ गया। कहा कि ईरान पर हमला ना करते तो वो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। हमने ईरान की फ़िज़ाइया और नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को उस वक्त खित्ते में होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा न लेने के बयान पर ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन जल्द ओहदे से सबुकदोश हो जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया इस सूरत हाल से मुत्तफिक थे, लेकिन ज़रूरत के वक्त इन ममालिक ने अमरीका के लिए कुछ नहीं किया। हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं, जबकि सूरत हाल हंगामी है। अली लारेजानी की शहादत के बाद अमरीकी सदर का बयान। कहा कि इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आज इजलास में ख़त्ते की मौजूदा सूरत हाल और इलाकाई सलामती से मुतल्लिक़ अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। रुकन ममालिक को दरपेश चैलेंजेस, बाहिमी ताउन, ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। ज़मीर के खिलाफ जाकर ईरान जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी इदारे के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए। कहा कि ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं करूँगा। हमने जंग इसराइल और ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव के तहत शुरू की। जो कैन ने इंकशाफ किया कि ईरान अमरीका के लिए कोई फौरी ख़तरा नहीं था।
اسرائیلی حکام اور اثر و رسوخ رکھنے والے امریکی میڈیا نے جنگی جذبات بھڑکانے کے لیے غلط معلومات پھیلائیں، جس سے صدر کو یہ باور کرایا گیا کہ ایران فوری خطرہ بن چکا ہے اور حملہ کرنا جلد فتح کی راہ ہے۔ کین کے مطابق یہ ایک جھوٹ تھا اور اسی حکمت عملی کا استعمال اسرائیل نے عراق کی مہلک جنگ میں بھی کیا تھا، جس نے امریکہ کو ہزاروں جانوں اور اربوں ڈالر کے نقصان میں مبتلا کر دیا تھا۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان ایران میں صورتحال کو بہتر بنانے اور مزید عدم استحکام کو روکنے کے لیے سنجیدہ طور پر کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے، توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تعلقات میں توازن برقرار رہے۔ سعودی عرب نے مزید 3 ڈرون کو فضا میں تباہ کر دیا، مشرقی ریجن میں 2 حملوں کا سامنا کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق پہلے حملے میں بیلسٹک میزائل تباہ کیا گیا، دوسرے حملے میں 3 ڈرون کو مار گرایا۔ میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے خلیجی ممالک کی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر 48 گھنٹوں کے لیے فجیرہ جانے والی پروازیں معطل کر دیں۔ ترجمان کے مطابق موجودہ حالات کے باعث یہ فیصلہ احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے۔ آلین کے لیے پروازیں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ فی الحال متحدہ عرب امارات کے لیے صرف اسی روٹ پر آپریشن بحال رہے گا۔ خطے میں کشیدگی کے باعث ملک بھر سے آج مشرق وسطیٰ کے لیے 92 پروازوں کو منسوخ کیا جا چکا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تیسرے جائزے کے ورچوئل مذاکرات۔ آئی ایم ایف کی جانب سے ایف بی آئی کے لیے نئے ٹیکس اقدامات مقرر کرنے کا امکان، ٹیکس وصولی بہتر بنانے کے لیے نئے اسٹرکچرل بینچ مارک تجویز کر دیے۔ ایف بی آئی کی کارکردگی جانچنے کے لیے سخت نگرانی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ آڈٹ اور ڈیجیٹل انوائسنگ کے نفاذ کے لیے کام کیا جائے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان، انڈیکس 3 سطح بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 4276 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,54,292 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ایشیائی مارکیٹس میں بھی بہتری، جاپان، جنوبی کوریا اور سنگاپور میں تیزی دیکھی گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ برطانوی کروڈ 101 اور امریکی کروڈ $93 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں تعینات نئے چین کے کونسل جنرل کی ملاقات۔ اسٹریٹجک تعاون اور سی پیک کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک شراکت داری اور دوستی پر زور دیا۔ مریم نواز نے کہا چین نے پاکستان کی علاقائی سلامتی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ پنجاب میں چینی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی اقتصادی زون بنایا جا رہا ہے۔ چینی شہریوں اور پروجیکٹ کی حفاظت حکومت پنجاب کی ترجیح ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔